हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग सेट थ्योरी पढ़ चुके और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सेट थ्योरी का आना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो लोग सेट थ्योरी नहीं पढ़े हैं पहले उसे पढ़ लें, या जो पढ़ चुके हैं वो एक बार रिवाइज़ कर लें ताकि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इट मीन्स इस चैप्टर में दो टॉपिक्स हैं, एक है रिलेशन और दूसरा है फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे और इस रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है जिसे हम फंक्शन कहते हैं। रिलेशंस के बारे में तो हम अपने डेली लाइफ में भी इस टर्म को यूज़ करते हैं, जैसे फादर एंड सन का रिलेशन, मदर एंड सन का रिलेशन, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन, इसी तरह से टीचर एंड स्टूडेंट्स उनका रिलेशन। तो ये रिलेशन ऐसे हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में फील करते हैं। बट मैथ में भी कई सारे रिलेशंस होते हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं। जैसे कोई नंबर है 3 इज़ लेस देन 8। अब ये 3 और 8 के बीच में एक रिलेशन है, 0 इज़ ग्रेटर देन -1। तो ये 0 और 1 के बीच में एक रिलेशन है। कोई सेट है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ये दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन है। इसी तरह से कोई लाइन है L1 और ये पैरेलल है लाइन L2 के, तो ये दोनों लाइंस में एक रिलेशन है। कोई ट्राइंगल है डेल्टा 1 और ये सिमिलर है किसी अदर ट्राइंगल डेल्टा 2 के, तो ये दो ट्राइंगल्स में एक रिलेशन है। कोई लाइन L1 है परपेंडिकुलर है लाइन L2 के, तो ये दो लाइंस का रिलेशन है। इस तरह से कई सारे रिलेशन हम पहले से ही जानते हैं। अब बात ये आती है कि इस चैप्टर में हमें कौन सा रिलेशन पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जो रिलेशन हमें पढ़ना है, तो इस चैप्टर में एक्चुअली हमें दो नॉन एम्प्टी सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन पढ़ना है। जैसे एक सेट है ए और ये नॉन एम्प्टी है, मीन्स इसमें कम से कम एक एलिमेंट या कई एलिमेंट होंगे, कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सेट बी ले लिया, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो हमें जो पढ़ना है यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, या सेट बी के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट ए के एलिमेंट्स के साथ। ये रिलेशन हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। बट इसको पढ़ने से पहले दो चीज़ें आना ज़रूरी हैं। एक है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, और दूसरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इन दोनों चीज़ों को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे रिलेशन पे। ऑर्डर्ड पेयर, जैसा कि ये अपने नाम से ही क्लियर है, ये एक पेयर है जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअली नंबर्स का ऐसा पेयर होता है जिसमें आर्डर मैटर करता है। इसको हम ए कॉमा बी और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। यहाँ पर दो नंबर्स हैं, पहले ए है दूसरा बी है। फर्स्ट नंबर एक सेट से आता है और जो सेकंड नंबर है ये दूसरे सेट से आता है। ये दोनों सेट्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। अब यहाँ पर जो ये कहा गया कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इन नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दें, जहाँ ए है वहाँ बी कर दें और जहाँ बी है वहाँ ए कर दें, तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होते। हाँ, अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाएं तो बात और है, फिर तो अगर ए कॉमा ए हो तो यहाँ ऑर्डर चेंज करने का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है वहाँ चलते हैं और इसको समझते हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब अगर हमें कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस पर ड्रा करने हैं, फॉर एग्जांपल 2,3 है, अगर इसको हमें एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करना है तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस के अलांग दो पॉइंट चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो y के अलांग हम 3 पॉइंट्स चलेंगे, 1 2 3। और इस तरह से 2,3 जो पॉइंट आएगा
वो यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट 2,3 होगा। अब अगर इसके ऑर्डर को हम चेंज करके 3,2 कर दें, तो इसको ड्रा करने के लिए अब हम x के अलाउंग 3 पॉइंट चलेंगे, 1 2 3, और y के अलाउंग 2 पॉइंट चलेंगे, 1 2, और ये पॉइंट जो होगा 3,2 वो यहाँ पे आएगा, ये हो गया 3,2। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि 2,3 और 3,2 दोनों का लोकेशन बिल्कुल अलग है, इसलिए ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल अलग हैं, सेम नहीं हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर यही होता है कि एक ऐसा पेयर जिसमें ऑर्डर की वैल्यू हो, उनके ऑर्डर को चेंज करने से पेयर का वैल्यू चेंज हो जाए, वो ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाए। नोट में भी यही है कि a कॉमा बी और b कॉमा ए इक्वल नहीं होते हैं अनलेस a इज इक्वल टू बी। अगर a इज इक्वल टू बी हो गया तो इनकी वैल्यू सेम होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सेकंड है इफ़ a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू a2 कॉमा b2 देन a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। इसका मतलब ये है कि अगर दो ऑर्डर पेयर सेम हैं तो उनका फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी दो ऑर्डर्ड पेयर को हम सेम कह सकते हैं। एक एग्जांपल से हम देखते हैं यहाँ पर, ये सेकंड वाला जो नोट है इसका यूज़ करके हम इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड x एंड y इफ़ x प्लस 3,5 इज इक्वल टू 3,2y माइनस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के इक्वल कर देंगे और सेकंड कंपोनेंट को सेकंड के इक्वल कर देंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट है x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, और दूसरा है 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 5। इसको हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3, दैट इज x इज इक्वल टू 0। और अगर इसको सॉल्व करें हम तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 5 प्लस 1, y इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 0 और y की वैल्यू है 3। तो इस तरह से अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के इक्वल करके x y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स हों a एंड b तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम a क्रॉस b से डिनोट करते हैं। और इसमें होता क्या है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स a कॉमा b where a belongs to a and b belongs to b। इसका मतलब ये है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b ये भी एक सेट होगा, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, a कॉमा b के फॉर्म में। कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आएगा, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट से आए, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड सेट से आएगा। a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। तो यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं इसे। a की वैल्यू ले लिया 1 2 3 और b की वैल्यू a कॉमा b। अब अगर हम a क्रॉस b फाइंड करें तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, और पहला ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। तो अब जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होंगे तो यहाँ पर 1 है, 1 a के साथ पेयर करेगा और b के साथ भी पेयर करेगा। इसी तरह से 2 a के साथ भी पेयर करेगा और b के साथ भी पेयर करेगा। तो अगर हम 1 के पेयर्स को लिखें तो ये होगा 1 कॉमा a फिर 1 कॉमा b। ये a ने पेयर किया a के साथ और b के साथ। इसी तरह 2 जो है ये पेयर करेगा ये भी a के साथ 2 कॉमा a एंड 2 कॉमा b। फिर 3 भी इसी तरह से पेयर बनाएगा a एंड b के साथ, 3 कॉमा a एंड 3 कॉमा b। तो ये जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते थे वो हमने यहाँ लिख दिया, इसके अलावा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। और इस चीज़ को हम एरो डायग्राम से और अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे जो पहला सेट है इसको हम इस तरह से ड्रा करेंगे और पहले सेट के एलिमेंट यहाँ लिख दें 1
2 3। और जो दूसरा सेट है उसको हम बाद में लिखेंगे ए के राइट साइड, और बी के एलिमेंट्स इसमें आएंगे ए बी। अब जो हम ए के पेयर बनाएंगे, सॉरी 1 के जो हम पेयर बनाएंगे बी के एलिमेंट्स के साथ, तो 1 पेयर करेगा ए के साथ और 1 पेयर बनाएगा बी के साथ। इसी तरह 2 की पेयरिंग होगी ए के साथ भी और बी के साथ भी। इसी तरह 3 की पेयरिंग होगी ए के साथ और बी के साथ। तो इसे हम कहते हैं एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम की सहायता से हम इन सभी एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। यहाँ देखें 1 का पेयर ए के साथ मीन्स 1 कामा ए, फिर 1 का पेयर बी के साथ 1 कामा बी, उसके बाद 2 का पेयर ए के साथ 2 कामा ए, 2 का पेयर बी के साथ 2 कामा बी, फिर 3 का पेयर ए के साथ 3 कामा ए, और 3 का पेयर बी के साथ है तो 3 कामा बी। यही इतने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं ए क्रॉस बी में। मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी का जो सेट है वो यही होगा। इसमें हम कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे ताकि ये सेट बन जाए। अब अगर हमें बी क्रॉस ए फाइंड करना हो, बी क्रॉस ए, इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम बी को लिखेंगे और फिर ए को लिखेंगे। तो बी सेट हम पहले लेते हैं, इसके एलिमेंट्स ए और बी हैं। फिर ए को लेंगे, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब अगर ए की पेयर करें तो ये तीनों के साथ पेयर करेगा, 1 के साथ 2 के साथ और 3 के साथ। इसी तरह अगर हम बी की पेयरिंग करें तो ये भी तीनों के साथ पेयर बनाएगा, 1 के साथ 2 के साथ और 3 के साथ। इसके एलिमेंट्स को अगर हम लिखें तो ए कामा 1, ए कामा 2, ए कामा 3, फिर बी कामा ए, बी कामा 1, बी कामा 2 एंड बी कामा 3। इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे ताकि ये सेट बन जाए। तो अब देखें अगर हम, तो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स हैं इसमें फर्स्ट एलिमेंट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें फर्स्ट एलिमेंट ए से आया हुआ है और सेकंड एलिमेंट बी से आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं फर्स्ट एलिमेंट बी से आया है और सेकंड एलिमेंट ए से आया है। और जैसे यहाँ पर 1 कॉमा ए है और यहाँ पर ए कॉमा 1 है, तो 1 कॉमा ए और ए कॉमा 1 ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये इन जनरल है, इन जनरल। हाँ किसी केस में ऐसा हो सकता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो जाएं, लेकिन इन जनरल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते हैं। तो यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ नोट भी देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट, इफ a is equal to 5 or b is equal to 5 or both are 5, then a cross b is equal to 5। इसका मतलब है कि सेट ए इम्प्टी सेट हो या सेट बी इम्प्टी सेट हो या दोनों ही इम्प्टी सेट हो तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इम्प्टी होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर a और b is infinite set, then a cross b or b cross a is also an infinite set। मतलब अगर इन दोनों सेट्स में से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट हो जाए तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। कार्डिनलिटी क्या होता है, किसी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे उस सेट की कार्डिनलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सेट ए है और इसमें 5 एलिमेंट्स हों ए बी सी डी ई, तो इस सेट की कार्डिनलिटी जो होगी मॉड ऑफ ए, या इसी को हम एन ए भी लिखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5। अब यहाँ पर है कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी।
तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू पी हो और कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू हो, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस ए, और ये दोनों की वैल्यू होती है P इंटू क्यू। मीन्स दोनों के कार्डिनलिटीज़ का, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो वही कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी होता है, कार्डिनल प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर कोई सेट ए है और उसकी कार्डिनलिटी है 3, मीन्स इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और दूसरा सेट बी है उसकी कार्डिनलिटी है 10, मीन्स इसमें 10 एलिमेंट्स हैं। तो इनका अगर हम कार्डिनल प्रोडक्ट निकालें ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे? 3 इंटू 10, दैट इज 30 एलिमेंट्स। अगर कोई सेट P हो और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, दूसरा सेट Q है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 हैं, तो n ऑफ P क्रॉस Q के कार्डिनल प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो ये 4 इंटू 7 यानी कि 28 एलिमेंट्स होंगे। तो इस फार्मूले की सहायता से हम कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं, इसको याद रखें। कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, एग्जांपल से चीज़ें सही से समझ में आ जाती हैं। एग्जांपल में फर्स्ट है, इफ़ x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1 कॉमा 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उनका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट के इक्वल। तो यहाँ पर हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 लेंगे और y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर इसे सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, दैट इज y इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमने इजीली x एंड y को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट वही है कि इफ़ x प्लस 1 अपान 3 कॉमा वाई माइनस हाफ इज इक्वल टू 2 अपान 5 कॉमा माइनस 1 अपान 4, यहाँ भी x y फाइंड करनी है। x प्लस 1 अपान 3 ये इक्वल होगा 2 अपान 5 के, और दूसरा y माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 4। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 2 अपान 5 माइनस 1 अपान 3। इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 15 आ जाएगा, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, 1 अपान 15 हो गया x की वैल्यू। यहाँ से y सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 1 अपान 4 माइनस के साथ इसको इधर लाएंगे तो ये हाफ हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 एंड 2, दैट इज 1 अपान 4। तो यहाँ से हमें x और y की दोनों वैल्यूज़ मिल गई। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो जहाँ एक्स वाई फाइंड करना हो, तो फिर हम वही रूल लगाएंगे कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट के इक्वल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि P इज इक्वल टू, एक सेट गिवन है A कॉमा B कॉमा C, Q इज इक्वल टू एक सिंगलटन सेट है, और देन फाइंड P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P आर बोथ इक्वल। पहले हम P क्रॉस Q फाइंड करते हैं। P क्रॉस Q इज इक्वल टू A कॉमा B कॉमा C क्रॉस R। अब यहाँ पर तीनों एलिमेंट सिर्फ R से पेयर बनाएंगे, A भी R से पेयरिंग करेगा, B भी और C भी। तो हमें जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे या P क्रॉस Q के जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो ऐसे होंगे, A कॉमा R, B कॉमा R एंड C कॉमा R। ये 3 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। अब अगर हम Q क्रॉस P फाइंड करें, सबसे पहले हम R लिखेंगे और इसके बाद A कॉमा B कॉमा C। यहाँ पर R इन तीनों से पेयर करेगा, A के साथ, B के साथ और C के साथ। तो Q क्रॉस P के जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होगा, R कॉमा A, R कॉमा B एंड R कॉमा C। अगर हम देखें इन दोनों सेट्स को तो इनके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं,
और जब सेट के एलिमेंट डिफरेंट होते हैं तो सेट भी डिफरेंट होता है। इट मीन्स P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर A B C 3 सेट्स गिवन हैं और हमें इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। फर्स्ट में है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। यहाँ पर इंटरसेक्शन इन्वॉल्व है B और C का, तो सबसे पहले हम B और C का इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, B की वैल्यू देखें 3,4, C की वैल्यू 4, 5, 6, इन दोनों में सिर्फ 4 कॉमन है, तो B इंटरसेक्शन C की वैल्यू सिंगलटन सेट 4 होगा। अब हमें इसका B इंटरसेक्शन C का A के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, सेट A लिखेंगे 1, 2, 3 क्रॉस 4। अब सेट A के सभी एलिमेंट्स 4 से पेयरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, 4, 2, 4 एंड 3, 4। ये 3 एलिमेंट्स A क्रॉस B इंटरसेक्शन C में आएंगे। C वाला है A क्रॉस B यूनियन C। यहाँ पर यूनियन के साथ हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो पहले हम B यूनियन C फाइंड करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ है, B यूनियन C इज इक्वल टू, अब इसमें यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे, जो कॉमन है उन्हें एक बार लिखा जाएगा, तो 3, 4, 5, 6। और अब इसका क्रॉस लेना है A के साथ, A क्रॉस B यूनियन C। A के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और B के एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6। तो A क्रॉस B यूनियन C में कितने एलिमेंट्स होंगे? यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 4 हैं, तो कुल 12 एलिमेंट्स होंगे। अब 1 की पेयरिंग पहले इन चारों के साथ, फिर 2 की पेयरिंग इन चारों के साथ, फिर 3 की पेयरिंग इन चारों एलिमेंट्स के साथ होगा। तो इसके एलिमेंट्स होंगे 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर 2 के साथ 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। फिर 3 के साथ 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। तो ये टोटल 12 एलिमेंट्स हो गए A क्रॉस B यूनियन C में। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इट मीन्स पहले हम A क्रॉस B फाइंड कर लें और A क्रॉस C फाइंड कर लें, फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे। A क्रॉस B की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3 क्रॉस B की वैल्यू है 3, 4। इसके एलिमेंट्स होंगे 1 का पेयर इन दोनों के साथ, फिर 2 का पेयर इन दोनों के साथ, फिर 3 का पेयर इन दोनों के साथ, 1, 3, 1, 4, फिर 2, 3, 2, 4, फिर 3, 3, 3, 4। इसी तरह से हम A क्रॉस C फाइंड करेंगे। A क्रॉस C, A के एलिमेंट्स तो 1, 2, 3 और C के एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6। इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, कुल 9 एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस C में। पहले हम 1 का पेयर करेंगे इन तीनों के साथ, फिर 2 का पेयर करेंगे तीनों के साथ, फिर 3 का पेयर करेंगे तीनों के साथ। तो इसके एलिमेंट्स 1, 4, 1, 5, 1, 6। इसके बाद 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो ये इसके 9 एलिमेंट्स हो गए, 3, 3, 6, 3, 9। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है। 1, 4 यहाँ है और यहाँ भी है, 2, 4 इसमें है और इसमें भी है, 3, 4 यहाँ है और यहाँ भी है, और कोई एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है।
तो यही 3 एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इसमें जो एलिमेंट्स होंगे 1,4, 2,4 और 3,4, ये 3 एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह से यहाँ डी वाला पोर्शन जो है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का यूनियन फाइंड करना है। ए क्रॉस बी यहाँ है, ए क्रॉस सी यहाँ है। जब इनका यूनियन लेंगे तो ये 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये तो एक बार आ जाएंगे और बाकी जो बच रहे हैं उनको भी हम एक साथ लिख देंगे। तो वो हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, जिसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पर है इफ़ A belongs to this set -1 2 3 4 5 and B belongs to this set 0, 3, 6. Write the set of all ordered pairs A, B such that A plus B is equal to 5. तो यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, हमें लिखना तो हमें वही है ऑर्डर्ड पेयर सी, लेकिन ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को लिखना है कि जिनमें इन दोनों का अगर हम सम करें तो 5 के इक्वल रहे। पहले हम सारे ऑर्डर्ड पेयर को लिख देते हैं। 1, 0 -1, 0 और इस -1 का पेयर सबके साथ करेंगे। -1, 3 -1, 6। फिर 2 के साथ 2, 0 2, 3 2, 6। फिर 3 का पेयर 3, 0 3, 3 3, 6। उसके बाद फिर हम 4 का लेंगे। 4, 0 4, 3 4, 6। फिर हम 5 से पेयरिंग करेंगे। 5, 0 5, 3 और 5, 6। अब ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जो बन सकते थे वो हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन हमें इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हों सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखना था। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें दोनों एलिमेंट्स का सम 5 के इक्वल हो। -1 और 0 5 के इक्वल नहीं है। -1 3 ये भी 5 के इक्वल नहीं है। ये -1 और 6 5 के इक्वल है, ये भी नहीं है। 2, 3 भी नहीं, सॉरी 2, 3 5 के इक्वल है। इन दोनों का सम 5 के इक्वल है। इस दोनों का सम 5 के इक्वल नहीं है। इसका सम भी नहीं है, इसका सम भी नहीं है, इसका सम भी नहीं है। 4, 0 भी 5 के इक्वल नहीं है, ये भी नहीं। 4, 6 भी नहीं। 5 + 0 ये है 5 के इक्वल। 5 + 3 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जो सेट हमें फाइंड करना था ऑर्डर्ड पेयर का, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? -1, 6 और 2, 3 नेक्स्ट 5, 0। सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके दोनों कंपोनेंट का सम 5 के इक्वल है, इसीलिए जो रिक्वायर्ड सेट है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ A belongs to this set, जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 9 and B belongs to 4, 6, 18, 27. Form the set of all ordered pairs A, B such that A divides B and A is less than B. तो यहाँ पर भी कंडीशन गिवन है और दो कंडीशन साइमल्टेनियसली गिवन है। एक कंडीशन तो ये है कि A B को डिवाइड कर रहा हो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकेंड को डिवाइड करे, और दूसरा ये है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से छोटा भी हो। तो हम इसको देखते हुए पेयर बनाएंगे, इन दोनों कंडीशंस को हम देखते हुए पेयरिंग करेंगे। दोनों सेट्स को हम यहाँ पहले लिख लेते हैं। A बिलोंग्स टू 2, 4, 6, 9 और B बिलोंग्स टू 4, 6, 18 एंड 27। अब पेयर हम करें तो पहले हम 2 लेते हैं। 2 4 को डिवाइड करेगा और 4 से छोटा भी है, तो ये हमारे रिक्वायर्ड सेट में आएगा। 2 की पेयरिंग हम 6 के करें तो ये भी होगा, क्योंकि 2 डिवाइड करता है 6 को और 6 से छोटा भी है। 2 की पेयरिंग 18 से भी होगी, क्योंकि 2 18 को डिवाइड करता है और 18 से छोटा है। 2 की पेयरिंग 27 से नहीं होगी, क्योंकि 27 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे।
फोर को डिवाइड करता है, लेकिन फोर से छोटा नहीं है, दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। 4 6 को डिवाइड नहीं करता है, तो इसको भी छोड़ देंगे। 4 18 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए इसको छोड़ देंगे। 4 से 27 डिविजिबल नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। 6 पे आते हैं, तो 6 18 को डिवाइड करेगा और 18 से छोटा भी है, तो 6,18 भी इस सेट में आएगा। 6 27 को डिवाइड नहीं करता। 9 डिवाइड करता है 27 को और 27 से लेस है। तो ये इतने एलिमेंट्स हमारे रिक्वायर्ड सेट के एलिमेंट्स हैं, जिसमें दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा है और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द ऑर्डर्ड पेयर्स x, -1 and 5, y belong to the set a, b such that b is equal to 2a - 3, find x, y। अब यहाँ पर हमें दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन हैं और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इस सेट के हैं, इस सेट के जिसमें दोनों एलिमेंट्स, दोनों कंपोनेंट का रिलेशन गिवन है। ये जो सेकंड एलिमेंट है b, सेकंड एलिमेंट b, उसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, वो है 2a - 3। तो इस सेट का कोई भी मेंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर हमें जो दो एलिमेंट्स गिवन हैं, जो दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन्स हैं, वो इसी सेट से हैं, तो इसका मतलब कि ए ऑर्डर्ड पेयर भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब इनका जो सेकंड एलिमेंट है वो इक्वल होगा फर्स्ट एलिमेंट के ट्वाइस -3 के। इसका भी जो सेकंड एलिमेंट है वो इक्वल होगा फर्स्ट एलिमेंट के ट्वाइस -3 के। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम एक्स वाई फाइंड करेंगे। जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है x, -1, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड एलिमेंट है उसका रिलेशन फर्स्ट के साथ ऐसे है कि फर्स्ट का हम ट्वाइस करें, उसके बाद -3 कर दें। तो सेकंड एलिमेंट को हम लिखेंगे वो -1 है, इक्वलिटी लगाएंगे और फर्स्ट एलिमेंट का ट्वाइस करेंगे और -3 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, 3 को इधर ले आएँ, -1 + 3 = 2x। यहाँ 2 आ जाएगा, इधर भी 2x है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब सेकंड जो हमें ऑर्डर्ड पेयर गिवन है ये भी इसी सेट से है, तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ भी हम यही करना है कि जो सेकंड एलिमेंट है उसको लिख देंगे और किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट के ट्वाइस -3। तो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर 5, इसका ट्वाइस करेंगे और -3 कर देंगे। तो 5 2 = 10 -3 दैट इज 7। तो y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 1। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमें गिवन थी उसको यूज़ करके x और y की वैल्यू फाइंड की गई है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑर्डर्ड पेयर के। अभी इसके बाद जब हम रिलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी कई सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करेंगे। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, जिस तरह से ऑर्डर्ड पेयर हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते थे जो 2 सेट से होते थे। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में क्या होता है, इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, वो भी ऑर्डर्ड ही होते हैं लेकिन वो 3 सेट से होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेट ए है और बी है और सी है, हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये फाइंड करना हो, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे, ए बी सी। अब यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं जिसमें ए सेट ए से आएगा, बी सेट बी का एलिमेंट होगा और सी सेट सी का एलिमेंट है। अगर ये तीनों सेट सेम हो जाएं, फॉर एग्जांपल ए क्रॉस ए, तो 3 बार मल्टीप्लाई है, तो इसका जो सेट होगा और उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में ही होंगे, ए बी सी। लेकिन इस केस में तीनों एलिमेंट्स सेम सेट से आएंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो अगर सेट अलग अलग हैं तो ये तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग सेट से आएंगे, लेकिन अगर सेम सेट को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो एलिमेंट्स हैं होंगे तो ऑर्डर ट्रिपलेट ही, बट वे सभी एलिमेंट्स सेम सेट से आएंगे। एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। अभी तक हम लोग सेट पढ़ते रहे, ए बी सी इस तरह के सेट लिए, लेकिन हम जानते हैं कि जो रियल नंबर का सेट है आर, वो भी एक सेट ही होता है। तो अगर
कोई सेट R जो रियल नंबर का सेट है, हम अगर इसी का R क्रॉस A फाइंड करें, R का कार्टेशियन प्रोडक्ट R के साथ लें, R का कार्टेशियन प्रोडक्ट R के साथ ही लें, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो x, y के फॉर्म में होंगे, x, y के फॉर्म में होंगे। x और y दोनों ही रियल नंबर होंगे। तो एक्चुअली ये जो सेट है एक किस एक्स वाई प्लेन जो होता है, x एक्सिस और y एक्सिस, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का सेट है ये, उन सभी पॉइंट्स का सेट है ये, क्योंकि यहाँ x एक्सिस इस पर भी ये भी रियल नंबर्स का सेट है और जो y एक्सिस है ये भी रियल नंबर्स का ही सेट है। तो सारे रियल नंबर इस पर भी हैं, सारे रियल नंबर इस पर भी हैं, और यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं वो इन्हीं रियल नंबर्स के पॉइंट्स होते हैं। रियल नंबर्स मीन्स यहाँ कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर होता है उसके दोनों कंपोनेंट रियल नंबर्स होते हैं, जो भी ऑर्डर्ड पेयर होता है उसके दोनों कंपोनेंट रियल नंबर्स होते हैं। और ये सभी ऑर्डर्ड पेयर जो यहाँ पर हम देख सकते हैं या बना सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं वो सब के सब इस सेट में मौजूद हैं। तो एक्चुअली ये R क्रॉस A ये कार्टेशियन प्रोडक्ट या ये जो सेट है ये इस पूरे प्लेन का सेट है, जो एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी R क्रॉस R दिया जाए या ये वाला सेट दिया जाए x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट नोट था। सेकंड नोट ये है कि अगर हम R को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, R क्रॉस R, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसमें 3 कंपोनेंट होंगे, x, y, z, और ये तीनों ही R से आएंगे, x, y, z बिलोंग्स टू R। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्चुअली 3D स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, x, y, z। ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें 3 कंपोनेंट होंगे, उसमें x का कंपोनेंट होगा, x एक्सिस का, y एक्सिस का और z एक्सिस का। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए x के अलांग हम 2, y के अलांग हम 1 ले लें और z के अलांग हम 3 चले उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, तो एक्चुअली इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 2, 1, 3, तो इस तरह के जो ऑर्डर ट्रिपलेट होते हैं वो एक्स वाई जेड प्लेन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3D स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक्स वाई जेड 3D स्पेस। और इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था वो 2D स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, जहाँ पर हमने R क्रॉस Y लिया था, तो ये 2D स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ R क्रॉस R है ये 3D स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जिसको जानना ज़रूरी है।